स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 6, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो के अंत तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं आधुनिक काल और उससे पहले। तो यहाँ पर इतिहासकार भी आपकी तरह बहस करते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान है। यदि हम आधुनिक काल की यदि हम बात करें तो उसकी क्या पहचान है, यहाँ पर ये जो है बहस चलती है। आमतौर पर माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। आमतौर पर यह माना जा सकता है कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक जो विश्व है, उसकी क्या पहचान बताई गई है, औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य, यानी कि लोगों द्वारा जो तंत्र स्थापित किया जाता है उसे लोकतांत्रिक जो बोलते हैं, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन है। सामाजिक स्तर पर और जो सांस्कृतिक जो स्तर है वहाँ पर परिवर्तन करना और इसका वर्णन करना क्या है, कठिन है। फिर भी कुछ सामान्य बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि लोगों की जात पात को कम महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आधुनिक विश्व की क्या है, पहचान यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि जात पात को जो है कम महत्व दिया जाना, सबके लिए जो समान कानूनी व्यवस्था, ये भी जो है आधुनिक विश्व की पहचान है। साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच का आर्थिक जो असमानता है उसको भी आधुनिक विश्व की पहचान बोला गया है। सोच विचार के स्तर पर लोग पहले क्या होते थे, धर्म भीरु होते थे, किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे। पहले के लोग जो है धर्म की बातें और उस पर ज़्यादा विचार करते थे, लेकिन अब क्या है, लोग जो है विज्ञान और जो तार्किक जो सोच विचार है उस पर अधिक क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में और कब कैसे प्रवेश किया, यह अध्ययन का विषय है। मध्यकाल का जो समय चल रहा था और उस समय समाज ये जो है आधुनिक काल में कैसे और कब प्रवेश किया, ये जो है अभी भी अध्ययन का विषय है। और जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय कहा जाता है। जिस काल में ये जो है बदलाव प्रारंभ हुआ, क्या क्या बदलाव, ये जो कानूनी समानता, जात पात को कम महत्व, लोग जो है विज्ञान पर अधिक विश्वास करने लगे, तो ये सब जो बदलाव हुआ उसको जो है उस समय को पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय इसको कहा गया। आई होप आप किसको समझ रहे होंगे। फिर है एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म और लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगा। यूरोप और एशिया महाद्वीप, इन सब देशों में क्या हुआ, 14वीं शताब्दी यानी कि 1300 के बाद क्या होने लगा, जो व्यापार है, जो शहरीकरण है, राजनीति हो गया, कला हो गया, धर्म और लोग, यहाँ तक के लोगों की सोच विचार में भी क्या होने लगा, बदलाव होने लगा। कब, 1300 के बाद। यह दौर जो लगभग 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ये जो बदलाव का जो दौर था, ये जो समय था, वो कहाँ कब तक चला, 1750 तक। अतः सन 1300 के बाद से जो है 1750 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि सन 1300 से सन 1750 इसको हम पूर्व आधुनिक काल कहते हैं, पहला, और उसके बाद जो है इसको आधुनिक काल कहा गया है। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच क्या घटनाएं घटी, जिन्होंने आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया। इसमें हम जो है जो भी घटनाएं इन देशों में जो है घटी है 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी, तो उन सब का जो है अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलाव की बात करेंगे। बदलाव तो जो है बहुत सारे हुए थे, लेकिन
यदि हम बात करेंगे सिर्फ 3 चीज़ों की, क्या क्या? पहला हो गया सांस्कृतिक स्तर पर क्या बदलाव हुआ, धार्मिक स्तर पर क्या बदलाव हुआ, और थर्ड नंबर वैचारिक स्तर यानी कि लोगों की सोच विचार में जो है क्या बदलाव हुआ 14वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच। तो इन सब का जो है अध्ययन करने वाले हैं। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं हुई जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं। कौन कौन सा है? रेनासा या पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और प्रबोधन। अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट जो है इस समय बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। लोग जो है विज्ञान में, लोकतंत्र और उनके विचारों में जो है बहुत अधिक मात्रा में बदलाव हमको देखने को मिला था। कब? 14वीं से लेकर के 18वीं सदी के बीच में। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं। इनसे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती है। हालांकि ये सब जो है यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटना है, फिर भी यदि हम देखें तो इनसे जो मिलती जुलती घटनाएं हैं वो कहाँ कहाँ हुई थी? भारत, ईरान, तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसका जो परिवर्तन है वो हमको देखने को मिला था। जैसे भारत में यदि हम बात करें तो भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन तथा नए कलाबोध का विकास इसी समय प्रारंभ हुआ था। भक्ति और जो सूफी आंदोलन चला था वो भारत में इसी समय जो है हुआ था। यही नहीं, यूरोप में इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका के देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जितने भी बदलाव हुए थे उसमें एशिया और अफ्रीका के देशों का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा था। इस कारण पिछले कुछ दशकों के इतिहासकार इन्हें केवल यूरोप के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखने का आग्रह कर रहे हैं। इस कारण ये बोला जा सकता है कि ये जो बदलाव थे सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं था बल्कि पूरे विश्व के लिए था। तो ये था बदलाव। फिर अब बात आती है बदलाव के विभिन्न पहलू। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं तो आपको इसको अच्छे से समझना है। बदलाव के विभिन्न पहलू, क्या क्या बदलाव हुए उनको आपको जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए उसको। सन 1300 से सन 1700 के बीच ऐसी क्या बातें हुई? आइए हम पता करें आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ इसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। और 1300 से 1750 के बीच जो क्या हुआ, बदलाव हुआ, उसके बारे में हम जो है देखने वाले हैं। तो पहला है व्यापार और शहरीकरण। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में काफ़ी तेजी आई थी। तीनों महाद्वीपों में जो है क्या हुआ था, व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में तेजी आई थी। यूरोप, अब उत्तरी अफ्रीका और एशिया, विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। अब व्यापार हो रहा है तो व्यापार जो है हो रहा है तो उसमें जो है सामानों का आदान प्रदान तो होगा ही, साथ क्या होगा, व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार जो है फैलेगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। अब जैसे जैसे इनमें क्या हो रहा था, इन तीनों महाद्वीपों में व्यापार बढ़ रहा था, व्यापार का विस्तार हो रहा था, तो उससे क्या हो रहे थे, शहरीकरण बढ़ रहे थे। शहर जो है बस रहे थे नए नए, और जो पुराने शहर है उनका विस्तार हो रहा था। जो पुराने शहर थे वो जो है बढ़ रहे थे, प्रगति कर रहे थे, और पुराने शहर और जो नए नए शहर हैं वो विकसित हो रहे थे। इसके कई परिणाम हुए। अब क्या परिणाम हमको देखने को मिलता है, धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है तो धनी व्यापारी जो लोग हैं उनका जो समूह है वो उभर करके सामने आता है। देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा। अब व्यापार करना है तो एक जगह तो नहीं कर सकते, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग आने जाने लगे। तो एक देश से दूसरे देश के बीच लोग जो है लोगों का आवागमन यानी कि आना जाना जो है बढ़ गया। उससे क्या हुआ, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा, नए नए आविष्कार हुए और तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। अब क्या होता है, ये जो है एक दूसरा अब आते जाते थे तो इनका जो विचार है एक दूसरे का आदान प्रदान होने लगा। एक जो है सब अलग अलग सोच के थे, तो जब ये जो है आपस में जब मिलते थे तो इनके विचारों का आदान प्रदान होने लगा। लोग जो है नई नई बातें जो है सीखने लगे, नए नए आविष्कार होने लगे, साथ ही साथ
नई तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगा, फैलाव होने लगा। तो ये था व्यापार और शहरीकरण। फिर क्या है, यूरोप और भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। क्या अंतर है? यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिसमें जो है राजा के बिना हस्तक्षेप के जो है स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे, मतलब राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो यहाँ यूरोप और भारत के शहरों के बीच अंतर हमको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो है यूरोप की बात हुई कि वहाँ राजाओं का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, सब अपना स्वतंत्र रूप से शासन चला सकते थे। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर शहरों का कामकाज जो है संभालते थे। शहर में जितने भी कामकाज होते थे इम्पोर्टेंट, उसको कौन संभालते थे? शहर के जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे और कारीगर, इनका समूह मिलकर के शहर के कामकाज जो है संभाला करते थे। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई। अब ये जो है खुद से जो है क्या कर रहे थे, शहरों का कामकाज संभाल रहे थे और अपना शासन चला रहे थे। तो इनमें जो है लोकतंत्र की भावना और गणतंत्र की जो भावना है उसका विकास होने लगा। ऐसे कौन शहर थे? जनेवा और फ्लोरेंस, ये दोनों क्या है, इटली में है, और फ्लेडेंस ये जो है हॉलैंड में। तो ये जो है शहर थे। अब भारत की यदि हम बात करें तो भारत में जो है सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का जो है विकास होने लगा, लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामंतों का वर्चस्व बना रहा। भारत में भी जो है बड़े बड़े शहरों का विकास हो रहा था, लेकिन राजाओं का जो वर्चस्व है अभी तक इसमें बना था, लेकिन यूरोप में जो है राजाओं का हस्तक्षेप समाप्त हो गया था। फिर बात आती है केंद्रीकृत राज्य। केंद्रीकृत राज्य किसे कहते हैं? ये जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इसको अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। और सबसे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। चलिए अब केंद्रीकृत राज्य के बाद बात करें तो क्या होता है, इसी बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। अब धीरे धीरे कर करके इनमें जो है इनका विस्तार हो रहा था, तो शक्तिशाली यानी कि ताकतवर जो राज्य है वो बनने लगे। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। ईरान में सफ़ीद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमान साम्राज्य बना। मतलब धीरे धीरे कर करके ये जो है क्या होने लगे थे, शक्तिशाली होने लगे थे, क्योंकि इनका जो विकास है वो हो रहा था। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिसमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी क्या थे, शामिल थे। अलग अलग देशों में अलग अलग क्या क्या होने लगा, राज्यों का विस्तार जो है होने लगा। आमतौर पर इनके शासक बहुत क्या होते थे, महत्वाकांक्षी होते थे और वे राज्य के अंदर अपनी शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। यहाँ का जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, वो राज्य के अंदर अपने शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। शक्ति का केंद्रीकरण करने का अर्थ ये है कि एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा। एक राजा होता था और उसी का पूरा क्या चलता था, शासन चलता था। उसी के हाथ में पूरा राज्यों का अधिकार था, सत्ता था और धन भी उसी के हाथ में इकट्ठा होने लगता था। चूंकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में क्या थी, केंद्रित थी। सब जो है कौन, बादशाह और राजा जो है चलाया करते थे, अपना कार्यभार वो जो है संभाला करते थे। तो इन्हीं कारण इनको जो है केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। तो केंद्रीकृत राज्य किसको कहते हैं कि राजा या बादशाह के हाथों में जो है सत्ता या अधिकार था और इनके हाथों में पूरा जो राजनीतिक और जो आर्थिक जो शक्ति थी वो इन्हीं के हाथों में थी। इस कारण इनको केंद्रीकृत राज्य कहा जाने लगा। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप से शासन चलाते थे। अब इनके अधिकार को कम कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ये कौन शासन करते थे? जो जमींदार होते थे, सामंत होते थे, ये जो है शासन करते थे, लेकिन इनका जो शासन है वो समाप्त करके राजाओं ने अपना शासन ये जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये था केंद्रीकृत राज्य। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मध्यम शहरी वर्ग का उभरना, ये भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर करके आया। अब देशों के बीच व्यापार हो रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, केंद्रीकृत राज्य बन रहे थे।
तो इसका एक परिणाम निकल कर के यह सामने आता है कि मध्यम एक नया वर्ग उभर करके आता है, जिसको जो है मध्यम वर्ग यहाँ पर बोला गया है। इसमें मध्यम वर्ग में कौन कौन शामिल थे? इसमें जो है व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि जो है इसमें इस मध्यम वर्ग में सम्मिलित होते थे। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे कि हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयिक काम, राज्यों के बीच जो है दूध का काम आदि, उन्हें करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। हमने पहले पढ़ा कि क्या हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, राज्यों का विकास हो रहा था। तो जब ये सब जो है चीज़ें हो रही थी, तो नए नए काम भी जो है उभर रहे थे, नए नए काम आ रहे थे। तो इन कामों को करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो ये जो लोग थे वो किस वर्ग के थे? मध्यम वर्ग के। जैसे कि कोई भी काम है उसका हिसाब किताब रखने के लिए, प्रशासनिक जो कार्य है उसको करने के लिए, राज्यों के बीच जो आवागमन जो दूत हैं उनका काम, तो ये जो सब सारे जो काम हैं वो कौन करते थे? मध्यम वर्ग के लोग करते थे। उन्हें करने के लिए जो है ये जो लोग हैं वो इसी वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर के रहने के लिए तैयार होते थे। ये जो है नौकरी करने के लिए दूर दराज के राज्यों में जाकर के वहाँ नौकरी किया करते थे। कौन? मध्यम वर्ग के लोग। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था और तत्कालीन धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने से कतराता नहीं था। ये क्या करते थे? अलग अलग जगह घूमते थे, तो इनको जो माइंड है वो विकसित हो गया, इनके जो सोचने का तरीका है वो क्या हो गया? बदल गया। तो ये क्या करते थे? जो वर्तमान जो धर्मगुरु होते थे, जो शासक होते थे, जो राजा बादशाह होते थे, उनकी ये जो है आलोचना किया करते थे। फिर क्या है, इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो मध्यम वर्ग उभरा उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्यिक शिक्षा भी जरूरत थी। हमने देखा यहाँ पर कि ये जो है अलग अलग तरीके के काम किया करते थे। तो काम करने के लिए इनको जो है क्या किया जाता था? एक शिक्षा जो महत्वपूर्ण भूमिका इनको निभाना था। फिर क्या है, यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। अब इनको काम करने के लिए जो है साहित्यिक शिक्षा की क्या थी? जरूरत थी। तो क्या होता है, यूरोप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा जो है ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अंतर्गत और भारत में जो है फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन से इनको जो है प्राप्त हो जाती थी। किसको? जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनको। रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाएं जैसे कि यूनान के अरस्तु और प्लूटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। अब क्या होता है, जो अलग अलग देशों के जो साहित्य हैं उनको अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर के क्या करके अनुवाद करके ट्रांसलेट करके इनको पढ़ा गया। जैसे कि भारत का जो पंचतंत्र गणित का जो ग्रंथ है उनको ये लोग क्या करने लगे? अनुवाद करने लगे, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ने लगे, ताकि इनको जो शिक्षा है वो मिल जाए। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी व फारसी भाषाओं में किया गया। तो जितने भी हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, तो उनका जो अनुवाद है वो अरबी और फारसी भाषाओं में किया गया और उनका अध्ययन किया गया। फिर यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उसमें कई समानताओं के बावजूद क्या थे? महत्वपूर्ण अंतर भी थे। यहाँ पर भारत और यूरोप में जो मध्यम वर्ग हमने अभी जो पढ़ा, जो मध्यम वर्ग जो उभरा था उसमें समानताएं तो थी, साथ ही साथ बहुत क्या था? अंतर था। क्या अंतर था? एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था, जैसे कि कायस्थ, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूह व वर्गों के लोग सम्मिलित थे। एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि जो भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा था उसमें सिर्फ विशेष जाति के लोग ही शामिल होते थे, जैसे कि कायस्थ, क्षत्रिय और ब्राह्मण। लेकिन यूरोप में जो वर्ग उभरा उसमें बहुत अनेक प्रकार के वर्ग, अनेक प्रकार के जो जाति के लोग हैं वो शामिल थे। फिर दूसरा अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान में के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया। भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा वो जो है गणित और विज्ञान के
अध्ययन में जो है कम रुचि दिखाते थे, उनकी रुचि क्या थी? कम थी। लेकिन यूरोप के जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो इसमें महत्वपूर्ण इसको माना करते थे, इसमें जो है बहुत अधिक उनकी क्या थी? रुचि थी। और ये जो है भारत की जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, उनको ट्रांसलेट करके अपना जो भाषा है फारसी, अरबी, उसमें अनुवाद करके जो है उससे पढ़ा करते थे, शिक्षा लिया करते थे। तो ये था भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति का उदय पार्ट 1। आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। पार्ट 1 इसको यहीं तक रखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।